आज का दिन चुनावी नतीजों का दिन था और दक्षिण में कर्नाटक विधानसभा चुनावों के नतीजे आए हैं, तो वहीं उत्तर में यूपी के निकाय चुनावों के लिए भी वोटों की गिनती की गई। और इसलिए आज डीएनए में अपने इस विशेष एडिशन में इन चुनावों और उनके नतीजों का हम विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि इन नतीजों के मायने क्या हैं। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत कर्नाटक से करते हैं। और कर्नाटक में इसलिए हम बात क्यों कर्नाटक की कर रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक ने सरकार बदलने की अपनी परंपरा को एक बार फिर से कायम रखा है और वहां की जनता ने इस बार विपक्ष में रही कांग्रेस को सत्ता की चाबी सौंप दी। लगातार हाशिए पर जा रही कांग्रेस के लिए ये जीत एक संजीवनी की तरह है और कई मायनों में ये बेहद खास है, बेहद अहम है। और इसलिए आज हम कर्नाटक में कांग्रेस की इस बड़ी जीत का विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको कर्नाटक चुनाव के नतीजों की डिटेल में जानकारी देंगे और यह भी बताएंगे कि कर्नाटक में किस पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की में कुल 224 सीटों पर वोट डाले गए, जिसमें से कांग्रेस 136 सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि बीजेपी सिर्फ 65 सीटों पर ही सिमट गई। वहीं कर्नाटक की किंग मेकर कही जाने वाली जेडीएस को भी भारी नुकसान हुआ है और उसे भी सिर्फ 19 सीटें ही मिली है, जबकि 4 सीटें अन्य के खाते में आई हैं। ये तो तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से कर्नाटक में क्या हुआ और इसको हम ग्राफिकली आपको आज दिखा और समझा भी रहे हैं कि कर्नाटक में किस पार्टी ने अपना परचम लहराया। और यहां पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई है। कांग्रेस ने 136 सीटों पर जीत हासिल की है। जेडीएस को किंग मेकर माना जा रहा था, लेकिन जेडीएस 19 सीटों पर सिमटी और इसे बहुत नुकसान हुआ है इस बार कर्नाटक चुनाव में। और बीजेपी को कुल 65 सीटें मिली हैं। वैसे कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए कुल 113 सीटें चाहिए और इस लिहाज से कांग्रेस ने यह जादुई आंकड़ा अपने दम पर ही हासिल कर लिया है और वो बहुमत के लिए जरूरी सीटों से भी 23 सीटें ज्यादा जीत चुकी है। इस जीत के साथ अब दक्षिण भारत में एक बार फिर कांग्रेस की एंट्री हो चुकी है। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को कर्नाटक में कुल 80 सीटें मिली थी, जबकि उसका वोट प्रतिशत 38.04% रहा था। वहीं इस बार कांग्रेस ने 136 सीटें जीती है और उसे कुल 43.1% वोट हासिल हुआ है। यानी कांग्रेस को पिछली बार की तुलना लगभग 5.06% ज्यादा वोट मिले हैं और वोट शेयर में आए बदलाव का सीटों पर भी साफ असर नजर आया है। कांग्रेस को पिछली बार की तुलना में 56 ज्यादा सीटें जीतने में कामयाबी हासिल हुई है। इसी तरह से वर्ष 2018 में बीजेपी को कुल 36.22% वोट मिले थे, लेकिन कांग्रेस से लगभग 2% कम वोट मिलने के बावजूद बीजेपी उससे ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब हुई थी और तब उसे कुल 104 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार बीजेपी को 35.9% वोट मिले हैं और वो 65 सीटों पर सिमट गई है। यानी पिछली बार की तुलना में जो बीजेपी का वोट परसेंटेज घटा है वो बहुत कम है, 0.32%। लेकिन इस मामूली अंतर से ही उसे 40 सीटों का सीधा नुकसान भी हुआ है। कर्नाटक में पिछले 3 चुनावों से किंग मेकर की भूमिका निभा रही जेडीएस का प्रदर्शन इस बार बेहद खराब रहा है। वो महज 19 सीटों पर ही सिमट गई है, जबकि वर्ष 2018 में उसे 37 सीटें मिली थी। यानी इस बार उसे 18 सीटों का सीधा नुकसान हुआ है। यही नहीं, उसके वोट शेयर में भी लगभग 5% की बड़ी गिरावट आई है। यानी कर्नाटक की जनता ने इस बार कांग्रेस को पूर्ण बहुमत देकर अपना पूरा भरोसा जता दिया। और इस जीत के बाद कांग्रेस नेताओं की क्या प्रतिक्रिया रही है, सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। मैं फिर से कर्नाटक की जनता को दिल से
बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। जीत ये जनता का जीत है और जनता ने हमको जिताया है और जनता ने एक भ्रष्ट सरकार को डिफीट दिया है, उनको हराया है। लेकिन हमको आगे बहुत कुछ करना है। जो वायदे हमने निभाए, वायदे हमको निभाना है, वो हम निभाएंगे। हमारी जो 5 गारंटी है, जिस गारंटी पे लोग विश्वास रखे, उन्होंने हमको वोट दिया है। खासकर महिलाएं, दलित, वंचित, जो ओबीसी के लोग और इवन अदर अपर कास्ट, सभी ने इसमें अपना सहयोग दिया है। तो इसीलिए मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये जो कलेक्टिव लीडरशिप में हमने इलेक्शन लड़ा और इसको फल मिला। ये अब तक तो बात हमने हार और जीत की नतीजों की, लेकिन अब सवाल ये है कि कांग्रेस को मिली ये जीत उसके लिए कितनी खास है, यानी ये जीत कांग्रेस के लिए कितनी मायने रखती है, और बीजेपी को दक्षिण में मिली हार उसके लिए कितनी बड़ी चिंता की बात है। कांग्रेस के लिए कर्नाटक की ये जीत कितनी बड़ी और कितनी अहम है, ये आप राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक के बयानों से भी समझ सकते हैं। और इसलिए हम कर्नाटक चुनावों के नतीजों पर अपने विश्लेषण की शुरुआत करें, इससे पहले हम आपको इन नतीजों पर अपनी एक वीडियो रिपोर्ट भी दिखाना चाहते हैं। आप उस वीडियो रिपोर्ट को देखिए और उसके बाद इस जीत और हार के मायने हम आपको बताएंगे। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। कर्नाटका ने इस देश को साबित कर दिया है कि ध्यान भटकाने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। People of Karnataka have shown कि केवल देश में और कर्नाटक में मोहब्बत की दुकान ही खुलेगी, नफरत की दुकान पर उन्होंने ताला लगा दिया। कांग्रेस की जीत आज जो निर्णायक जीत है
वो प्रधानमंत्री की निर्णायक हार है। मैं कर्नाटका की जनता को बहुत बहुत दिल से बधाई देना चाहती हूँ और उन्होंने पूरे देश में आज ये संदेश दे दिया है कि जो राजनीति जनता चाहती है वो अपनी समस्याओं के समाधान की राजनीति चाहते हैं। अपने मुद्दों पर बात होनी चाहिए। हमारा पूरा प्रचार हिमाचल प्रदेश ने भी यही दिखाया। हमारा पूरा प्रचार यही रहा था कि जनता के मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए। वो मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। जनता विकास चाहती है और आज से दोनों हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका ने इस देश को साबित कर दिया है कि ध्यान भटकाने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। कर्नाटका की जनता ने अपना ध्यान एकदम केंद्रित रखा, अपने मुद्दों पर रखा और ऐसा निर्णय लिया कि जो वहाँ पे जो भ्रष्ट सरकार थी उसको निकाला गया। भारतीय जनता पार्टी ने बजरंग दल को बजरंग बली बनाया था। बजरंग बली है। साधारण इंसान उसका मुकाबला नहीं कर सकता और बजरंग बली हमेशा सत्य, प्रेम, भाईचारा का साथ देने वाले हैं। जहाँ भ्रष्टाचार होगा, जहाँ पाप होगा तो बजरंग बली को जो गदा है उन्हीं पे पड़ता है। तो आज कर्नाटक में जो रिजल्ट आया है वो भ्रष्टाचारियों के सर पे ये गदा पड़ा है। नरेंद्र मोदी ने वहाँ कर्नाटक में वोट मांगने कम बजरंग बली का नाम ज्यादा दोहराया तो उसके बाद भी हार मिली है तो वोट में उतर आए। ये हार जो है वो नरेंद्र मोदी की हार है। तो ये तो बात हुई कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों की, लेकिन अब हम आपको कुछ पॉइंट्स के जरिए ये बताएंगे कि इन नतीजों के मायने क्या हैं, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि कांग्रेस के लिए जीत कितने खास हो जाते हैं और बीजेपी के लिए हार क्या वाकई बहुत बड़ी चिंता है। इसे आप समझिए। पहला पॉइंट तो यह है कि कर्नाटक में वर्ष 1985 के बाद से ही कोई भी पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में नहीं आ पाई है और आज 38 वर्ष पुराना यह रिवाज इस बार भी कायम दिखा है। पॉइंट नंबर 2, ये वर्ष 1989 यानी कि 34 वर्ष बाद कर्नाटक में कांग्रेस का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है और वर्ष 1989 में कांग्रेस ने कर्नाटक में कुल 178 सीटें जीती थी। पॉइंट नंबर 3, इस जीत के साथ ही दक्षिण भारत में कांग्रेस की वापसी हो गई है। अभी तक कांग्रेस का दक्षिण भारत में कोई मुख्यमंत्री नहीं था। इसके अलावा कर्नाटक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का गृह राज्य है और उनके कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद कर्नाटक का चुनाव उनका पहला बड़ा इम्तिहान था और उसमें वो अच्छे नंबरों के साथ पास हो गए। अगला पॉइंट यह है कि इस जीत के साथ वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भी कांग्रेस का दावा और मजबूत हो गया है। ये नतीजे बीजेपी के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह राज्य हिमाचल में चुनाव हारने के बाद बीजेपी की राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के गृह राज्य कर्नाटक में बीजेपी की यह करारी हार है और कर्नाटक गंवाने के साथ ही अब दक्षिण भारत के किसी भी राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं बची है। वहीं कर्नाटक की किंग मेकर कही जाने वाली पार्टी जेडीएस का ये वर्ष 1999 के बाद सबसे खराब प्रदर्शन है। जेडीएस को वर्ष 1999 में सिर्फ 10 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस ने इस चुनाव में भले ही जबरदस्त सीट हासिल की हो, लेकिन कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार को करारी हार मिली है। बीजेपी से टिकट न मिलने के बाद शेट्टार चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसी तरह जेडीएस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। इससे पहले वो लोकसभा चुनाव भी हार चुके हैं और कर्नाटक चुनाव का यह नतीजा कितना अहम हो जाता है इसे आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि इस चुनाव पर देश की दूसरी पार्टियों की नजरें भी टिकी थी और अब हम आपको सुनवाएंगे कि इस नतीजे पर विपक्ष की दूसरी पार्टियां क्या कहती है। लेकिन उससे पहले आपको यह समझना चाहिए कि इस जीत ने कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम किया है और इस जीत के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल है और सबसे बड़ी बात जो सामने है वो है 2024 और 2024 से पहले यह माना जा रहा है कि विपक्ष में जिस तरह से तमाम दलों को इकट्ठा करने की कोशिश चल रही है उसमें कांग्रेस का दावा यहां से बेहद मजबूत हो गया कि कांग्रेस ही सबसे बड़े विपक्ष की भूमिका में है।
तो ये तो बात हुई नतीजों की। लेकिन अब हम कर्नाटक में कांग्रेस की जबरदस्त मिली जीत का विश्लेषण करने वाले हैं और आपको ये भी बताएंगे कि आखिर वो कौन से फैक्टर थे जिन्होंने कांग्रेस को कर्नाटक का किंग बना दिया। इस फैक्टर को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि चुनावी मैनिफेस्टो हर किसी ने जारी किया था, लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या खास था जो कांग्रेस कर्नाटक के जनता का वोट हासिल करने में सफल हो गई। कर्नाटक में कांग्रेस की इस जीत का सबसे पहला फैक्टर है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी ने पिछले वर्ष दक्षिण भारतीय राज्य केरल से अपनी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी और यह यात्रा कर्नाटक से होकर गुजरी थी। इस दौरान उन्होंने 30 सितंबर से 23 अक्टूबर तक यानी कि 22 दिन कर्नाटक में गुजारे थे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में कुल 511 किलोमीटर पदयात्रा की थी। मांड्या जिले में खुद सोनिया गांधी भी उनकी इस यात्रा में शामिल हुई थी और भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक के 7 लोकसभा सीटों से होकर गुजरी थी। इन 7 लोकसभा सीटों में कुल 51 विधानसभा सीटें आती है और कांग्रेस इनमें 38 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही है। यानी भारत जोड़ो यात्रा का असर इन नतीजों में कांग्रेस ने दिखाया है। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार वोक्कालिगा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और वोक्कालिगा लिंगायत के बाद कर्नाटक का दूसरा सबसे प्रभावशाली जातीय समुदाय है और डीके शिवकुमार वोक्कालिगा समुदाय का अच्छा खासा वोट अपने पाले में खींचने में भी कामयाब रहे। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ओबीसी वर्ग से आते हैं और उनके चेहरे पर कांग्रेस को पिछले वर्ग का अच्छा खासा समर्थन मिला है। यानी इन दोनों नेताओं ने एक बड़े वर्ग का वोट बैंक कांग्रेस की तरफ शिफ्ट करवाया, जिसका असर नतीजों में साफ साफ नजर आया। ये दोनों नेता प्रदेश कांग्रेस को न सिर्फ एकजुट रखने में कामयाब रहे बल्कि इन्होंने बीजेपी के नाराज और बागी नेताओं को भी अपने पाले में कर लिया और इसका भी कांग्रेस को काफी फायदा मिला है। कांग्रेस की इस जीत का तीसरा बड़ा फैक्टर है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे एससी समुदाय से आते हैं और वो अपने समुदाय के अच्छे खासे वोटर्स को कांग्रेस के पाले में लाने में भी कामयाब रहे। सी वोटर्स के अनुसार एससी वर्ग का सबसे ज्यादा वोट इस बार कांग्रेस को ही मिला है और एससी वर्ग के करीब 58% वोटर्स ने कांग्रेस को वोट दिया है। यही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की रैलियां भी कर्नाटक में करवाई और यह माना जा रहा है कि कांग्रेस को इसका भी फायदा मिला। एक तरफ बीजेपी कर्नाटक चुनाव में मोदी मैजिक के भरोसे थी, यह सच है, और वो भी कर्नाटक चुनाव प्रचार में पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा थे, जबकि कांग्रेस ने इस चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों को उठाने की जगह अपना फोकस भ्रष्टाचार, विकास जैसी लोकल मुद्दों पर रखा और इसका उसे फायदा भी हुआ। यानी उन्होंने कर्नाटक चुनाव में जो वहां के मुद्दे थे, जो लोकल मुद्दे थे, उन पर उन्होंने फोकस रखा और इसका फायदा नतीजों में मिला क्योंकि वहां की जनता अपनी परेशानियों के साथ जुड़कर सरकार बनाना चाहती थी। इसी तरह कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में प्रदेश के हर बीपीएल परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली देने का और हर परिवार की एक महिला को 2000 रुपए प्रति माह देने का वायदा भी किया था। इसके अलावा हर बीपीएल परिवार को हर महीने 10 किलो फ्री चावल, हर ग्रेजुएट को 3000 रुपए प्रति माह का बेरोजगारी भत्ता और महिलाओं के लिए बसों में फ्री यात्रा जैसी लोक लुभावन योजनाएं भी चलाने की बातें कही गई थी। और इन वायदों का भी सीधा फायदा वोटों के रूप में कांग्रेस को मिला है। यानी कांग्रेस ने जिस मैनिफेस्टो को पूज कर, ये तस्वीर उसी वक्त की है जिस वक्त कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, उस वक्त जिस तरह से मैनिफेस्टो को पूज कर उन्हें सर पर लगाकर जनता के सामने रखा था और ये वायदा किया था कि हम ये काम करेंगे, जनता ने उस मैनिफेस्टो को वाकई सीरियसली लिया और उनको अब ये उम्मीद है कि जो भी बातें उसमें लिखी गई है वो शायद पूरी हो जाए। लेकिन इसी मैनिफेस्टो के एक ऐसे बिंदु पर बीजेपी चाह रही थी कि पूरी तरीके से मामला उनके खिलाफ हो जाए। मामला था बजरंग दल पर बैन करने का। बजरंग दल पर बैन लगाने का वायदा करके कांग्रेस मुस्लिम वोटों को अपने पाले में करने में कामयाब हो गई। सी वोटर्स के अनुसार मुसलमानों का करीब 75% वोट कांग्रेस को मिला है, जबकि जेडीएस को मुसलमानों का सिर्फ 11% वोट मिला है। यानी कांग्रेस मुस्लिम वोटों का बंटवारा रोकने में कामयाब रही और उसे इसका बड़ा फायदा मिला। कांग्रेस ने यह चुनाव पूरी तरह कन्नड़ अस्मिता के नाम पर लड़ा था और उसकी यह रणनीति जबरदस्त हिट साबित हुई। कांग्रेस के कन्नड़ अस्मिता के दांव के सामने बीजेपी के दूसरे मुद्दे धराशायी हो गए।
हालांकि कन्नड़ अस्मिता का यह मुद्दा खुद बीजेपी ने ही कांग्रेस की थाल में सजाकर दिया था। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, बीजेपी खुद मुद्दा दे रही है। दरअसल हुआ क्या कि कर्नाटक चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अगर गुजरात की सहकारी डेयरी कंपनी अमूल और कर्नाटक की सहकारी डेयरी कंपनी नंदिनी कर्नाटक में एक साथ मिलकर काम करे तो चमत्कार हो जाएगा। उनके बयान के ठीक बाद अमूल ने 5 अप्रैल को कर्नाटक में दूध और दही बेचने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने इसे नंदिनी को खत्म करने और इसे अमूल में मिलाने की साजिश के तौर पर पेश कर दिया और नंदिनी ब्रांड को कन्नड़ अस्मिता से सीधे सीधे कांग्रेस ने तब जोड़ दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी प्रचार के दौरान बेंगलुरु में नंदिनी के एक पार्लर में पहुंचे थे और वहां से आइसक्रीम खरीदी थी। उन्होंने नंदिनी ब्रांड को प्राइड ऑफ कर्नाटका यानी कर्नाटक का गौरव भी बताया था। और ये कन्नड़ अस्मिता पर कांग्रेस की आक्रामक रणनीति का ही नतीजा था कि बीजेपी को अपने मैनिफेस्टो में हर बीपीएल परिवार को प्रतिदिन आधा लीटर नंदिनी दूध देने का वायदा करना पड़ा था। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र किया और बाकायदा लिखा वहां पर कि हम आधे लीटर दूध देंगे और दूध का नाम किस ब्रांड का, वो था नंदिनी। लेकिन शायद तब तक देर हो चुकी थी और कांग्रेस ने कन्नड़ अस्मिता के नाम पर बड़ी बढ़त हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली। यहां से तस्वीर बदल गई और शायद बीजेपी जिन मुद्दों पर कांग्रेस को घेरना चाह रही थी वो मुद्दे कांग्रेस अपने हिसाब से तय कर रही थी और यहां से बीजेपी पीछे जाती हुई दिखने लगी और कांग्रेस को इस बात का भरोसा हो गया कि वो कर्नाटका जीत जाएंगे। और आज नतीजों ने इस बात को साबित भी कर दिया। कांग्रेस ने कर्नाटक का किला तो जीत लिया, लेकिन अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि अब असली सवाल का जवाब तलाशने की बारी है। कांग्रेस में मुख्यमंत्री के दावेदारों में सबसे ऊपर अगर किसी का नाम है तो वो है सिद्धारमैया का। सिद्धारमैया पहले भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और सूबे में उनका समर्थक वर्ग भी है। सीएम पद के लिए कांग्रेस की पहली पसंद सिद्धारमैया हो सकते हैं। वैसे भी वो घोषणा कर चुके हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव था और इसके बाद वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। ऐसे में सिद्धारमैया को मौका दिया जा सकता है। सिद्धारमैया 2013 से 2018 के दौरान मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस लिहाज से वो इस बार भी मुख्यमंत्री पद के प्रबल और स्वाभाविक उम्मीदवार होंगे। सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया ने नतीजे आने से पहले इशारों में इस बात के संकेत भी दिए थे कि उनके पिता को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। To become the CM and as a citizen of Karnataka and a congressman also I would like him to become CM because of his efforts, because he toured and campaigned extensively throughout Karnataka. The Congress has won. His contribution is very large in this election result. So if he becomes, I'll be happy. वैसे सिद्धारमैया के अलावा एक और नाम है जो मुख्यमंत्री पद की रेस में है और वो है डीके शिवकार यानी 7 बार के विधायक डीके शिवकुमार कर्नाटक की राजनीति में बड़ा नाम है और वो कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। नतीजे आने से पहले ही शनिवार को उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपनी 3 वर्षों की मेहनत के ट्रेलर का एक वीडियो भी शेयर करते हुए एक तरह से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को पेश कर दिया था। इस वीडियो के जरिए उन्होंने कांग्रेस आलाकमान को यह बताने की भी कोशिश की कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद पर उनका हक है। अब कांग्रेस के लिए डीके शिवकुमार दुखहर्ता की भूमिका निभाते रहे हैं, ये बात कांग्रेस भी जानती है। कर्नाटका में उनके कद को भी कांग्रेस समझती है और आज जीत सुनिश्चित होने के बाद वो भावुक भी हो गए। I credit my party cadres and all my leaders. They have worked hard. People have exposed faith in us and the leaders have supported us. It is a collective leadership and we have jointly worked. I have said in the beginning, joining together is the beginning. On the day I took the oath, thinking together is the progress, working together is the success. That is what I said on the day. I assured Srimati Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi that and Mr. Mallikarjun Kharge that I will deliver Karnataka to their fold. डीके शिवकुमार पहले भी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जता चुके हैं और सिद्धारमैया भी कह चुके हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है।
अब ये कांग्रेस को तय करना है कि वो किसे मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन एक बात तो तय है कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया में से ही एक बनेगा। इस बात के लगभग संकेत मिल रहे हैं क्योंकि इन दोनों का कद ऐसा माना जाता है जिन्होंने कर्नाटक में उस वोटर वर्ग को अपनी ओर खींचा है। जी न्यूज़।